हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एकेएस सिविल एकेडमी के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मैं मुस्कान खंडेलवाल आप सभी को एमपीजीके पढ़ा रही हूँ। और इस सीरीज़ में हमने ऑलरेडी आर्ट एंड कल्चर ऑफ मध्य प्रदेश स्टार्ट कर दिया है। एंड हम कल के लेक्चर में या हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में मध्य प्रदेश के साहित्यकार शुरू किए थे, है ना। लिटरेचर्स ऑफ मध्य प्रदेश हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हम ऑलरेडी प्राचीन काल के जो इम्पोर्टेंट साहित्यकार थे और मध्यकालीन साहित्यकार थे, इनके बारे में पढ़ चुके थे। और आज उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं आप सभी को मॉडर्न लिटरेरियर्स ऑफ मध्य प्रदेश यानी मध्य प्रदेश के आधुनिक साहित्यकारों के बारे में कुछ जानकारियाँ दूंगी, है ना। उनकी कुछ इम्पोर्टेंट रचनाएं पढ़ेंगे। और मैंने कल भी आप लोगों से कहा था और मैं आज भी आप लोगों से कह रही हूँ कि यहाँ जो मैंने आप लोगों को जो भी साहित्यकार या उनकी रचनाएं बता दी, आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर उठा के देख लीजिए। अगर इन रचनाओं के अलावा या इन कवियों या लेखकों के अलावा कहीं से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हों तो, है ना, आप लिटरेचर्स चाहे वो एंशिएंट हो या मिडाइवल हो या मॉडर्न हो, मैंने जितने पढ़ा दिए आप उतने पढ़िए, उतने आप उनकी रचनाएं याद करिए। इसके अलावा आपको कहीं से कोई भी कंटेंट के पीछे भागने की या कोई एक्स्ट्रा रचना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जितनी भी रचनाएं हैं वो सारी इम्पॉर्टेंट हैं और एग्ज़ाम में आने वाली हैं। चलिए, तो हम पहले थोड़ा सा पुराना रिवाइज कर लेते हैं कि मैंने एंशिएंट और मिडाइवल लिटरेचर्स में आपको किसका किसका नाम बताया था। तो सबसे पहले हमने किनके बारे में पढ़ा था? सबसे पहले हमने देखा था महाकवि कालिदास के बारे में। तो कालिदास कौन थे? कालिदास चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे और उन्होंने 3 महाकाव्यों की रचना की थी। कौन से थे वो 3 महाकाव्य? तो वो 3 महाकाव्य थे रघुवंशम और कुमार संभवम, 2 महाकाव्य थे। उसके बाद उन्होंने 3 ड्रामाओं की रचना की थी। कौन कौन से थे 3 ड्रामा? तो मालविका अग्निमित्र, जिसमें मालविका और अग्निमित्र की प्रेम कहानी और शुंग डायनेस्टी की कुछ जानकारियां दी गई हैं। उसके बाद अभिज्ञान शकुंतलम, जिसमें राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कहानी का वर्णन मिलता है। उसके बाद विक्रम उर्वशीयम, जिसमें राजा विक्रम और देवलोक की अप्सरा उर्वशी की प्रेम कहानी की जानकारी मिलती है। देन फिर हमने उनके 2 खंड काव्य, जिन्हें हम मिनी एपिक बोलते हैं। तो हमने कौन कौन से उनके 2 मिनी एपिक देखे? एक देखा हमने ऋतु संहारम और फिर था मेघ दूतम। तो ऋतु संहारम में क्या बताया गया है? 6 सीजनों का, 6 सीजन्स या 6 ऋतुओं का वर्णन किया गया है, जिसमें उन्होंने किसे? बसंत ऋतु को। कौन सी ऋतु को सर्वश्रेष्ठ माना है? तो उन्होंने इसमें बसंत ऋतु को, कालिदास ने ऋतु संहारम में सबसे सर्वश्रेष्ठ ऋतु जो है वो माना है ना। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? नेक्स्ट किन के बारे में हमने देखा था? तो नेक्स्ट हमने देखा था भर्तहरि के बारे में। भर्तहरि कौन थे? है ना, उज्जैन के राजा गर्दभिल्ल के पुत्र थे। कौन कौन सी इनकी रचनाएं थी? एक सबसे इंपॉर्टेंट रचना आपको याद होनी चाहिए, जिनके बारे में इन डिटेल हम मेंस में, एथिक्स में भी पढ़ते हैं, जो कि रचना है वाक्यपदिया। कौन सी रचना? वाक्यपदिया। उसके अलावा शब्द धातु समीक्षा, फिर त्रिशतक या श्रुतक त्राया, जिसमें श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक और नीति शास्त्र, ये 3 इंपॉर्टेंट हैं। और इन तीनों में अलग अलग चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दी गई है। नीति में एथिक्स बताई गई है, श्रृंगार शतक में वो बताया गया है श्रृंगार से संबंधित जो भी है ना उसमें होते हैं, और उसके बाद वैराग्य शतक में वैराग्य की चर्चा की गई है। उसके बाद भर्तहरि के बाद कौन इंपॉर्टेंट थे? भवभूति, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जॉन मिल्टन ऑफ इंडिया, इन्हें भारत का जॉन मिल्टन कहा जाता है। ये यशोवर्मन, कनौज के राजा यशोवर्मन के कौन थे? दरबारी कवि हुआ करते थे। और इन्होंने मालती माधव, महावीर चरित और उत्तर रामचरित, इन 3 रचनाओं की क्या की थी? इन्होंने रचना की थी। मालती माधव में क्या है? मालती और माधव की प्रेम कहानी। महावीर चरित में क्या है? तो महावीर चरित में आपका दिया हुआ है भगवान राम की शौर्य गाथाएं। क्या दी हुई हैं? भगवान राम की शौर्य गाथाएं दी हुई हैं। और उसके बाद उत्तर रामचरित, इसे संस्कृत लिटरेचर का या हिंदी लिटरेचर, इसे हिंदी लिटरेचर का पहला सैड ड्रामा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय साहित्य का पहला दुखी ड्रामा या पहला दुखी या फर्स्ट सैड स्टोरी ऑफ हिंदी लैंग्वेज, उत्तर रामचरितम।
उसके बाद फिर नेक्स्ट कौन से थे? नेक्स्ट थे बाणभट्ट। बाणभट्ट ने क्या क्या इंपॉर्टेंट लिखी थी? हर्षाचरित, हर्षवर्धन की बायोग्राफी और कादम्बरी, जिसे फर्स्ट नॉवेल ऑफ द वर्ल्ड, है ना, क्या कहा जाता है? तो इसे विश्व का पहला उपन्यास कादम्बरी, है ना, किनकी? बाणभट्ट की। बाणभट्ट की कादम्बरी को फर्स्ट नॉवेल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। उसके अलावा इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं थी, जैसे कि कौन कौन सी? पार्वती परिणय, मुकुंद तडितक और चंडी शतक, ये इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं थी। उसके बाद फिर नेक्स्ट कौन सी हैं? तो नेक्स्ट हमने देखे थे मिडाइवल लिटरेरियर्स यानी मध्यकालीन साहित्यकार, जिनमें हमने सर्वप्रथम किनके बारे में देखा था? रीति काल के पहले कवि आचार्य केशव दास, उनकी 9 बुक्स हमने पढ़ी थी। कौन कौन सी? रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, जहांगीर जस चंद्रिका, वीर सिंह देव चरित, नाग सिख, राम अलंकृत मंजरी, विज्ञान गीता और रतन बाबनी, ये हमने इनकी इंपॉर्टेंट बुक देखी थी। ओरछा के राजा इंद्रजीत के दरबार के दरबारी कवि हुआ करते थे। देन आफ्टर हमने देखा था भूषण के बारे में, जो कि राजा छत्रसाल के दरबारी कवि हुआ करते थे। राजा छत्रसाल ने इन्हें संरक्षण प्रदान किया था। और इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं शिवराज भूषण, भूषण हजारा, भूषण उल्लास, शिवा भावनी, छत्रसाल दशक और छंदमाला, दीज 6 इंपॉर्टेंट वर्क्स थे भूषण के। उसके बाद नेक्स्ट हमने पद्माकर देखा। पद्माकर समारोह की हमने बात की थी कि इसे सागर में आयोजित किया जाता है। और पद्माकर जो थे, इनकी इंपॉर्टेंट किताब हिम्मत बहादुर विरुदावली, प्रताप सिंह बहादुर विरुदावली, जयसिंह बहादुर विरुदावली, यमुना लहिरी, गंगा लहिरी, प्रबोध 50 और प्रबोध चंद्रॉय, इन रचनाओं को हमने देखा था। रचनाओं के नाम आपको पता होना चाहिए और कौन सी रचना किसकी है ये पता होना चाहिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट हमने देखा था कि इनके बारे में राजा भोज के बारे में। तो उनकी जो रचना है गीत प्रकाश, वो कौन सी बुक है? वो एक म्यूजिकल टेक्स्ट है। उसके अलावा सम्रांगण सूत्रधार आर्किटेक्चर से रिलेटेड है। सरस्वती कंठाभरण ग्रामर से रिलेटेड है। एंड देन एक और हमने देखी थी युक्ति कल्पतरु, है ना, जिनके बारे में कमेंट में मुझसे किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि युक्ति बुक किस विषय से रिलेटेड है। तो युक्ति बुक जो है वो क्राफ्ट और सिटी बिल्डिंग से रिलेटेड बुक है। ठीक है, अब हमको आज से हमारा फ्रेश टॉपिक क्या स्टार्ट करना है? फ्रॉम टुडे वी विल हैव टू स्टार्ट विथ मॉडर्न लिटरेरियर्स ऑफ मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश के आधुनिक साहित्यकार कौन कौन हुए। तो मध्य प्रदेश के आधुनिक साहित्यकार कौन कौन हुए? इनमें हम सबसे पहले देखते हैं माखनलाल चतुर्वेदी। किनके बारे में देखेंगे सर्वप्रथम? माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म कहाँ पर हुआ? 1889 में इनका जन्म हुआ और 1968 तक ये थे, है ना। तो 1889 में इनका जन्म हुआ होशंगाबाद के बावई गांव में। कहाँ पे? नर्मदापुरम, है ना, जिसे अब हम कहते हैं। तो इनका जन्म हुआ होशंगाबाद के बाबई में। किसका जन्म हुआ था? माखनलाल चतुर्वेदी जी का। उसके बाद इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाओं में, अब माखनलाल चतुर्वेदी जी के बारे में जब हमने हिस्ट्री पढ़ी थी, जब हमने इंपॉर्टेंट नेशनल मूवमेंट पढ़े थे, तब भी हमने कई बार माखनलाल चतुर्वेदी जी का नाम देखा था। क्यों देखा था? क्योंकि इन्होंने कई सारे नेशनल मूवमेंट में इन्होंने अपना, है ना, भरसक योगदान दिया। जैसे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में इन्होंने अपना योगदान दिया। झंडा सत्याग्रह में इन्होंने अपना योगदान दिया। और जो स्लॉटर हाउस मूवमेंट था, है ना, कौन सा? स्लॉटर हाउस मूवमेंट, जिसमें ब्रिटिशर्स एक स्लॉटर हाउस बनाना चाहते थे, बूचड़ खाना बनाना चाहते थे। कहाँ पर? सागर के रतौना में। तो इन्होंने, माखनलाल चतुर्वेदी जी ने अपने जनरल कर्मवीर के माध्यम से ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट अपोज किया। कौन से हाउस मूवमेंट में? स्लॉटर हाउस मूवमेंट। तो इनके इंपॉर्टेंट ऐसे या निबंध कौन से हैं? साहित्य देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे, समय के पांव और पुष्प की अभिलाषा। अब ये नेशनल मूवमेंट के चलते माखनलाल चतुर्वेदी जी जो हैं वो नेशनल मूवमेंट के चलते कई बार इन्हें जेल भी जाना पड़ा। कहाँ जाना पड़ा? जेल। तो पुष्प की अभिलाषा जो किताब है वो इन्होंने कहाँ पर लिखी? वो इन्होंने लिखी है बिलासपुर जेल। बिलासपुर जेल कहाँ पर लिखी है? तो इन्होंने बिलासपुर जेल पर कौन सी
कहानी लिखी है पुष्प की अभिलाषा। इसके अलावा इम्पोर्टेंट ऐसे इम्पोर्टेंट निबंध कौन कौन से हैं? साहित्य देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे, समय के पाँव, पुष्प की अभिलाषा। ये किनकी रचनाएं हैं? ये माखनलाल चतुर्वेदी। उसके बाद इनकी इम्पोर्टेंट पोयम, इम्पोर्टेंट इनकी कविताएं या काव्य संग्रह कौन कौन सा है? सबसे पहले है हिम तरंगिनी। सर्वप्रथम कौन सा है? हिम तरंगिनी, जिसके लिए इन्हें अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। किसके लिए अवार्ड से सम्मानित किया गया इन्हें? हिम तरंगिनी के लिए। उसके बाद हिम किरीटनी, इसके लिए भी इन्हें सरकार द्वारा अवार्ड दिया गया या पुरस्कार दिया गया। उसके तो पोयम में ये और ये दीज टू आर मस्ट इम्पॉर्टेंट, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है युग चरण, समर्पण, मरण जवार और दीप से दीप जले। और एक और इम्पॉर्टेंट है कैसा छंद बना देती है। कभी आ जाए कि कैसा छंद बना देती है, ये रचना किसकी है या ये पोयम किसकी है, ये कविता किसकी है? तो ये कविता किसकी है? श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी की। कौन सी रचना? कैसा छंद बना देती है। इसके अलावा कौन कौन सी पोयम है? हिम तरंगिनी, हिकिरितनी, युग चरण, समर्पण, मरण जवार और दीप से दीप जले। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? स्टोरी, इनकी कहानी। कहानी किस नाम से है इनकी? कला का अनुवाद। कौन सी? कला का अनुवाद। क्या है कला का अनुवाद? तो कला का अनुवाद जो है वो इनकी स्टोरी है। इनके ऐसे कौन कौन से हैं? साहित्य देवता, अमीर इरादे, गरीब इरादे, समय के पाँव, पुष्प की अभिलाषा। उसके बाद पुष्प की अभिलाषा इन्होंने कहाँ पर लिखी थी? तो पुष्प की अभिलाषा इन्होंने बिलासपुर जेल में लिखी थी। उसके बाद नेक्स्ट क्या है इनकी पोयम। तो पोयम इंपॉर्टेंट कौन कौन सी हैं? हिम तरंगिनी, हिकिरितनी, युग चरण, समर्पण, मरण जवार, दीप से दीप जले और कैसा छंद बना देती है। देन उसके बाद स्टोरी, कला का अनुवाद। कौन सा? कला का अनुवाद। अब इनके इम्पॉर्टेंट अवार्ड 1955, द ईयर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो 1955 में इन्हें कौन सा सम्मान मिला? साहित्य अकेडमी। इनकी कौन सी रचना के लिए? हिम तरंगिणी। हिम तरंगिणी, जो इनकी पोयम थी ना हिम तरंगिणी, तो हिम तरंगिणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी जी को 1955 में साहित्य अकेडमी से सम्मानित किया गया और 1963 में भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो कौन कौन से इम्पोर्टेंट अवार्ड मिले? हिम तरंगिणी रचना के लिए कौन सा? साहित्य अकेडमी। कब? 1955 में। और पद्म भूषण कब मिला? 1963 में। उसके अलावा इन्हें एक और अवार्ड मिला है। कौन सा? देव पुरस्कार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है। किस पुरस्कार से? देव पुरस्कार। किस रचना के लिए इन्हें देव पुरस्कार दिया गया था? तो इन्हें हिम किरीटनी, इन्हें इनकी रचना हिम किरीटनी के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? देव पुरस्कार। तो इन्हें 1955 में साहित्य अकेडमी, उसके बाद 1963 में इन्हें सरकार द्वारा पद्म भूषण और देव पुरस्कार कौन सी रचना के लिए? हिम किरीटनी के लिए। तो ये डिफरेंस याद रखना है, हिम तरंगिणी और हिम किरीटनी। तो हिम तरंगिणी के लिए साहित्य अकेडमी और देव पुरस्कार किसके लिए? हिम किरीटनी के लिए। देन नेक्स्ट है माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय। माखनलाल चतुर्वेदी जर्नलिज्म यूनिवर्सिटी की स्थापना कब की गई? 1951 में। कहाँ पे की गई? भोपाल में। भोपाल में किसकी स्थापना की गई? माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय। उनके समाचार पत्र या उनके जनरल का नाम क्या था? उनके जनरल का नाम था कर्मवीर। और इसी कर्मवीर पत्र के या इसी कर्मवीर समाचार पत्र के माध्यम से इन्होंने कई सारे स्वतंत्रता आंदोलनों में अपना सक्रिय योगदान दिया।
तो ये हो गए हमारे माखनलाल चतुर्वेदी। अब नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट साहित्यकार कौन है? गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध। जो हम गजानन माधव मुक्तिबोध समारोह कहाँ पे आयोजित कराया जाता है? मुक्तिबोध समारोह होता है भिंड में। और गजानन माधव मुक्तिबोध ये कहाँ से थे? तो ये थे चंबल डिवीजन के श्योपुर कला या श्योपुर से। इनका जन्म हुआ था 1917 में, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1964 में। उनका बर्थ प्लेस क्या है? श्योपुर, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन इनकी इम्पॉर्टेंट रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो सबसे इम्पॉर्टेंट है चांद का मुंह टेढ़ा है, भारत इतिहास और संस्कृति, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, नई कविता का आत्मसंघर्ष, उसके बाद सतह से उठता आदमी, ब्रह्म राक्षस, तार सप्तक और चंबल की छाती। ये सारे इंपॉर्टेंट रचनाएं आपको याद होनी चाहिए। सारी की सारी रचनाएं किसकी? गजानन माधव मुक्तिबोध की। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं? चांद का मुंह टेढ़ा है, भारत इतिहास और संस्कृति, नए साहित्य का सौंदर्य शास्त्र, नई कविता का आत्मसंघर्ष, उसके बाद सतह से उठता आदमी, नेक्स्ट चंबल की छाती, तार सप्तक और ब्रह्म राक्षस। ये सारी किसकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं? गजानन माधव मुक्तिबोध की, जो आप सभी को याद होना चाहिए। फिर गजानन माधव मुक्तिबोध के बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट कौन आती हैं? सुभद्रा कुमारी चौहान। तो इनका भी जिक्र हमने कई बार किया था माखनलाल चतुर्वेदी के साथ, या माखनलाल चतुर्वेदी की तरह इन्होंने भी कई सारे स्वतंत्रता आंदोलनों में अपना सक्रिय योगदान दिया, जैसे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। उसके बाद झंडा सत्याग्रह में ये पहली महिला थी जो झंडा सत्याग्रह के दौरान कहाँ गई थी? जेल गई थी, जिन्हें वहाँ पर जेल में जाना पड़ा था। सुभद्रा कुमारी चौहान कहाँ की थी? तो इनका जन्म हुआ था कहाँ पर? नीहलपुर। अब ये नीहलपुर कहाँ है? तो ये बेसिकली थी नीहलपुर इलाहाबाद की। इलाहाबाद नीहलपुर में इनका जन्म हुआ था 1904 में। उसके बाद इनकी शादी किससे हुई? इनकी शादी हुई लक्ष्मण सिंह या ठाकुर लक्ष्मण सिंह। इनकी शादी कहाँ पर हुई? ठाकुर लक्ष्मण सिंह, जो कि कहाँ के थे? ये थे खंडवा के। इसलिए हम इनकी रचनाओं को मध्य प्रदेश साहित्यकारों में से पढ़ते हैं। तो ये कहाँ की थी? नीहलपुर इलाहाबाद। उसके बाद इनकी शादी ठाकुर लक्ष्मण सिंह, जो कि खंडवा के थे, उनसे शादी हुई। तो इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं कौन कौन सी हैं? राखी, मातृ मंदिर में, सीधे सीधे चित्र, सभा के खेल, वीरों का ऐसा हो बसंत, बिखरे हुए मोती, उन्मदनी और मुकुल और त्रिधारा। कौन कौन सी रचनाएं हैं इनकी? राखी, मातृ मंदिर में, बिखरे हुए मोती, सीधे सीधे चित्र, सभा के खेल, वीरों का ऐसा हो बसंत। उसके अलावा कौन सी है? उन्मदनी, मुकुल और त्रिधारा। इसके बाद ये नेशनल मूवमेंट से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थी और उससे रिलेटेड इनकी दो रचनाएं हम पढ़ते हैं। कौन कौन सी? एक तो इन्होंने लिखी थी झांसी की रानी, है ना। बचपन में हम अपने हिंदी सब्जेक्ट में इस कविता को पढ़ते हैं कि बुंदेले हर बोलो की हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो इस कविता की रचना किसने की थी? इस कविता की रचना की थी सुभद्रा कुमारी चौहान ने। और जलियांवाला बाग का जो इवेंट हुआ था, इसके लिए उन्होंने किसकी रचना की थी? उन्होंने लिखा था जलियांवाला बाग में बसंत। गोलियों की बरसात हुई थी ना, तो जलियांवाला बाग में बसंत। जनरल डायर ने ओपनली इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग अनाउंस कर दी थी, जिसमें कई हज़ार लोगों की मौत हुई और कई हज़ार लोग क्या हुए? घायल हुए। तो इन्होंने नेशनल मूवमेंट से इंस्पायर होकर कौन कौन सी रचनाएं लिखी? एक तो झांसी की रानी और दूसरी कौन सी? जलियांवाला बाग में बसंत। उसके अलावा इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं नेक्स्ट कौन कौन सी हैं? तो राखी, मातृ मंदिर में, सीधे सीधे चित्र, सभा के खेल, वीरों का ऐसा हो बसंत,
बिखरे हुए मोती, उन्मादनी, त्रिधारा और मुकुल। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मॉडर्न लिटरेरियस कौन है? अगले प्रमुख या मुख्य साहित्यकार कौन है? हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? 1924 में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर? इटारसी के जमानी गांव में। कहाँ पर? इटारसी के जमानी गांव में इनका जन्म हुआ था, इटारसी के जमानी गांव में। उसके बाद कौन सी मैगजीन के ये एडिटर थे? किस मैगजीन के एडिटर थे? वसुधा और प्रहारी। एडिटर ऑफ द मैगजीन नेम्ड वसुधा एंड प्रहारी। वसुधा और प्रहारी के कौन थे ये? एडिटर। उसके बाद इनकी इंपॉर्टेंट किताबें कौन कौन सी हैं? तट की खोज, रानी नागफनी की कहानी, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, गणतंत्र थिरकता हुआ, शिकायत मुझे भी है, भूत के पांव पीछे हैं। उसके बाद भोला राम का जीव, प्रेमचंद के फटे जूते, एक लड़की 5 दीवाने और निंदा रस। ये सारी किसकी रचनाएं हैं? हरिशंकर परसाई। कौन कौन सी रचना हरिशंकर परसाई की? तो विकलांग श्रद्धा का दौर, भूत के पांव पीछे हैं, शिकायत मुझे सभी है, रानी नागफनी की कहानी, हंसते हैं रोते हैं, तब की बात और थी, गणतंत्र थिरकता हुआ, भोला राम का जीव, प्रेमचंद के फटे जूते, एक लड़की 5 दीवाने और फिर कौन सा था? निंदा रस। ये इनकी इम्पोर्टेंट क्या है? रचनाएं हैं। और उसके बाद इन्हें इनकी रचना श्रद्धा का दौर, इन्हें इनकी रचना श्रद्धा का दौर के लिए साहित्य अकेडमी से कब सम्मानित किया गया? 1982 है ना। 1982 में इन्हें इनकी रचना विकलांग श्रद्धा का दौर, इसके लिए किससे सम्मानित किया गया? साहित्य अकेडमी से। इन विच ईयर? इन द ईयर 1982। हरिशंकर परसाई कौन से मैगजीन के एडिटर थे? वसुधा और प्रहारी के एडिटर थे। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म हुआ था इटारसी के जमानी गांव में। और कौन सी रचना के लिए इन्हें साहित्य अकेडमी दिया गया? तो इन्हें इनकी रचना श्रद्धा का दौर या विकलांग श्रद्धा का दौर, इसके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी से सम्मानित किया गया। अब नेक्स्ट है शरद जोशी। नेक्स्ट कौन है? शरद जोशी। शरद जोशी जो हैं वो कौन थे? व्यंग कवि है ना। ये व्यंग कवि क्यों कह रही हूँ? क्योंकि ये व्यंग लिखते थे, ये सटायरिकल राइटिंग यानी व्यंग लेखन करते थे। कौन? शरद जोशी। अब इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म 1931 में कहाँ पर हुआ था? मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में। कहाँ पर? 1931 में मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में। फिर व्यंग लेखन के लिए जाने जाते हैं। उसके बाद इनके इंपॉर्टेंट रचनाएं तो एक था गधा, अंधों का हाथी, जीप पर सवार इल्लियां, मैं और केवल मैं, दूसरी सतह, राह किनारे बैठ और तिलिस्म। ये सारी किनके इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं? शरद जोशी की। शरद जोशी कौन थे? सटायरिकल राइटर है ना, मतलब जो व्यंग लेखन करते थे, व्यंग लिखते थे। और अभी मध्य प्रदेश सरकार जो है तो वो शरद जोशी सम्मान भी प्रदान करती है। किन्हें शरद जोशी सम्मान किन्हें प्रदान करती है? तो व्यंग लेखकों को शरद जोशी सम्मान मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रदान किया जाता है।
तो शरद जोशी का जन्म कहाँ पे हुआ था? मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में। इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? एक था गधा, अंधों का हाथी, जीप पर सवार इल्लियां, मैं और केवल मैं, राह किनारे बैठ और तिलिस्म। इसके अलावा एक था कौन सा? दूसरी सतह। दूसरी सतह। उसके बाद इंपॉर्टेंट अवार्ड्स भी इन्हें कुछ मिले हैं क्या, देख लेते हैं। तो इन्हें 1990 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया? पद्म श्री। 1919 में इन्हें कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया था? ही वॉज अवॉर्डेड विथ पद्म श्री इन द ईयर 1919। और 1992 से, कब से? 1992 से इनकी स्मृति में मध्य प्रदेश सरकार कौन सा सम्मान देती है? तो शरद जोशी अवार्ड। अब जब हम मध्य प्रदेश में अवार्ड एंड ऑनर्स है ना, मतलब पुरस्कार और सम्मान पढ़ेंगे, तब हम इस अवार्ड के बारे में इन डिटेल देखेंगे। अभी केवल हमें ये जानना है कि मध्य प्रदेश सरकार जो है वो 1992 से शरद जोशी के नाम पर कौन सा अवार्ड देती है? शरद जोशी सम्मान। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे हैं साहित्यकार कौन? बालकृष्ण शर्मा या नवीन। क्या नाम है? बालकृष्ण शर्मा नवीन। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? शाहजहाँपुर में। और इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं, अब इनसे संबंधित एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है ना, 2023 या 2024 प्रीलिम्स में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि इनकी कौन सी रचना है जो इन्होंने गणेश शंकर विद्यार्थी के लिए लिखी थी या उनको समर्पित थी, है ना। आप पेपर उठा के देखिए, 2023 या 2024 के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है ना। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर हम उन सारी चीज़ों को कवर करेंगे जहाँ से पेपर में क्वेश्चन आते हैं या आ चुके हैं, जिससे आपको कहीं से भी कंटेंट ढूंढने की जो है तो आवश्यकता ना पड़े। तो सबसे पहले इनके इम्पोर्टेंट कंपोजिशन कौन कौन से हैं? एक है इनका महाकाव्य उर्मिला। क्या है इनका महाकाव्य? उर्मिला। उसके बाद कुछ पोयम है जैसे कुमकुम, रश्मि रेखा, विनोब स्तवन, हम विश्वपाई जन्म के, अपलक और क्वाशी। कौन कौन सी रचनाएं हैं? कुमकुम, रश्मि रेखा, विनोब स्तवन, हम विश्वपाई जन्म के, उसके बाद हम विश्वपाई जन्म के, फिर अपलक और क्वाशी। एडिटर ऑफ द मैगजीन नेम्ड। अब हरिशंकर परसाई किस नाम से एडिट करते थे मैगजीन? तो हरिशंकर परसाई की दो इंपॉर्टेंट मैगजीन कौन सी थी? वसुधा और प्रहारी। ये किनकी थी? ये थी हरिशंकर परसाई की। उसके बाद अब हमको किनकी देखना है? अब हमें देखना है बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो ये कौन सी मैगजीन एडिट करते थे? एडिटर ऑफ द मैगजीन नेम प्रताप। कौन सी मैगजीन? प्रताप। तो प्रताप मैगजीन के एडिटर कौन थे? प्रताप मैगजीन के एडिटर कौन थे? प्रताप मैगजीन के एडिटर थे कौन? बालकृष्ण शर्मा नवीन। अब वो किसके साथ एडिट करते थे? तो वो ये जो मैगजीन है अलोंग विथ गणेश शंकर विद्यार्थी, इनका नाम हमने अभी लिया था कि बालकृष्ण शर्मा नवीन जो है वो किसके साथ अपनी जो प्रताप मैगजीन है उसकी एडिटिंग करते थे? तो गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है। और गणेश शंकर विद्यार्थी के लिए उन्होंने दो काव्य लिखे हैं। वो कौन से दो काव्य हैं जो आपके पेपर में आए थे? आत्मोत्सर्ग और प्राण अर्पण। ये दोनों आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। तो गणेश शंकर विद्यार्थी के नाम पर कौन से दो काव्य लिखे हैं इन्होंने? उनके लिए आत्मोत्सर्ग और प्राण अर्पण। आत्मोत्सर्ग और प्राण अर्पण। इसके अलावा कौन सी मैगजीन जो है ये एडिट करते थे गणेश शंकर विद्यार्थी के साथ? एडिटर ऑफ द मैगजीन नेम्ड प्रताप। कौन सी मैगजीन? प्रताप मैगजीन का संपादन करते थे, उसके संपादक थे। उसके अलावा इनकी रचनाएं, इनकी एपिक है महाकाव्य है उर्मिला, और इनकी पोयम है कुमकुम, रश्मि रेखा, विनोब स्तवन, हम विश्वपाई जन्म के, अपलक और क्वाशी।
अब नेक्स्ट कौन से हैं? भवानी प्रसाद मिश्र। नेक्स्ट हैं भवानी प्रसाद मिश्र। तो भवानी प्रसाद मिश्र के बारे में देखते हैं। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म 1913 में होशंगाबाद जिले में हुआ। कहाँ पर? 1913। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में। उसके बाद अब कौन कौन सी मूवमेंट में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था? तो पार्टिसिपेटेड इन क्विट इंडिया मूवमेंट। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में अपना योगदान दिया। कौन से आंदोलन में? महात्मा गांधी के क्विट इंडिया मूवमेंट में इन्होंने अपना एक्टिव पार्टिसिपेशन दिया। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? सतपुड़ा के घने जंगल, बुनी हुई रस्सी, गीत फरोश, अंधेरी कविताएं, फिर राजनीति की कुछ नीति कुछ राजनीति। उसके बाद फिर कौन सी इंपॉर्टेंट रचना है? मानसरोवर दिन। मानसरोवर दिन जिन्होंने मुझे रचा, मानसरोवर दिन जिन्होंने मुझे रचा। और दूसरा सप्तक, दूसरी सतह, ये रचना किसकी है? दूसरी सतह ये रचना है शरद जोशी की, जो कि ये व्यंग लेखन करते थे। तार सप्तक वो रचना किसकी है? वो है गजानन माधव मुक्तिबोध की। और दूसरा सप्तक ये किसकी रचना है? भवानी प्रसाद मिश्र की। तो और भवानी प्रसाद मिश्र को उनकी रचना, कौन सी रचना? बुनी हुई रस्सी। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया? इसके लिए इन्हें सरकार के द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया? साहित्य अकेडमी। इन विच ईयर? इन द ईयर 1972 ही वॉज अवॉर्डेड विथ साहित्य अकेडमी फॉर हिज वर्क बुनी हुई रस्सी। किसके लिए साहित्य अकेडमी दिया गया इन्हें? बुनी हुई रस्सी के लिए। उसके बाद भवानी प्रसाद मिश्र जो हैं ये एक मैगजीन एडिट करते थे। क्या एडिट करते थे? मैगजीन। ये एक मैगजीन एडिट करते थे और मैगजीन का नाम क्या था? कल्पना। एडिटर ऑफ द मैगजीन नेम्ड कल्पना। भवानी प्रसाद मिश्र वॉज द एडिटर ऑफ द मैगजीन नेम्ड कल्पना। देन नेक्स्ट है बुनी हुई रस्सी। इसके लिए इन्हें साहित्य अकेडमी से सम्मानित किया गया। अब नेक्स्ट कौन है? मुल्ला रामोजी। मुल्ला रामोजी जिन्हें फादर ऑफ गुलाबी उर्दू, गुलाबी उर्दू किताब है ना कि क्या कहा जाता है? फादर। ही वॉज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ गुलाबी उर्दू। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था भोपाल से। और इनके जो एंसेस्टर्स थे या इनके जो पूर्वज थे वो कहाँ से थे? अफगानिस्तान से। कहाँ से? अफगानिस्तान से। तो अब इस गुलाबी उर्दू के भी 3 पार्ट हैं। गुलाबी उर्दू के कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट हैं। कौन कौन से 3 पार्ट हैं गुलाबी उर्दू के? एक है सबसे पहले इंतकाब गुलाबी उर्दू, एक है इंतकाब गुलाबी उर्दू, फिर है मजमुआ गुलाबी उर्दू, फिर है मीकालात, मीकालात गुलाबी तो गुलाबी उर्दू के कितने भाग हैं? 3। कौन कौन से हैं? इंतकाब गुलाबी उर्दू, मजमुआ गुलाबी उर्दू और मीकालात गुलाबी उर्दू। ये किसके 3 पार्ट हैं? गुलाबी उर्दू के, जो किसके द्वारा जिसकी रचना की गई है? जिसकी रचना जो है वो की गई है मुल्ला रामोजी के द्वारा। और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ गुलाबी उर्दू। इसके अलावा भी इनकी कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, जैसे कि लाठी और भैंस, लाठी और भैंस, फिर है एक जिंदगी, लाठी और भैंस, जिंदगी, एक रचना है इनकी शादी और एक है औरत जात।
तो कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं इनकी? लाठी और भैंस, जिंदगी, शादी और औरत, जात। ये किसके इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं? मुल्ला रामोजी की, मुल्ला रामोजी। इनके एंसेस्टर्स कहाँ से थे? इनके एंसेस्टर्स जो हैं वो अफगानिस्तान से थे और इन्हें फादर ऑफ गुलाबी उर्दू कहा जाता है। कितने पाठ हैं गुलाबी उर्दू के? 3, मीकालात गुलाबी उर्दू, मजमुआ गुलाबी उर्दू और इंतखाब गुलाबी उर्दू। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कौन? डॉक्टर बशीर बद्र। डॉक्टर बशीर बद्र, डॉक्टर बशीर बद्र जो हैं उनका जो जन्म है वो मध्य प्रदेश में नहीं हुआ। उनका जन्म कहाँ पर हुआ है? तो उनका जन्म हुआ है उत्तर प्रदेश के अयोध्या जिले में। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के अयोध्या में। फिर बाद में वो कहाँ पर शिफ्ट हो गए थे? भोपाल में। कहाँ पर? भोपाल में। डॉक्टर बशीर बद्र का जन्म कहाँ पर हुआ? अयोध्या में। और बाद में शिफ्ट कहाँ पर हो गए? मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में। अब इनकी कौन कौन से इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं आइए देखते हैं। एक है हिंदी तुम्हारे लिए, फिर उजाले अपनी यादों के, उजालों की परीक्षा, रोशनी के घरौंदे और कौंच। कौन कौन सी रचनाएं हैं इनकी? हिंदी तुम्हारे लिए, उजालों की परीक्षा, उजाले अपनी यादों के और फिर रोशनी के घरौंदे और कौंच। ये किसकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं? फेमस उर्दू पोइट डॉक्टर बशीर बद्र, जो कि कहाँ के थे? अयोध्या के थे और बाद में आकर अबाउट 1945 में ये शिफ्ट हो गए थे। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के भोपाल जिले में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है कवि प्रदीप। कवि प्रदीप कौन थे? कवि प्रदीप ये हिंदी राइटर थे। किस भाषा में लिखते थे? हिंदी राइटर। किससे इंस्पायर्ड थे? तो हिंदी राइटर इंस्पायर्ड बाय पेट्रियोटिज्म, देश प्रेम से इंस्पायर्ड कवि प्रदीप। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1915 बडनगर उज्जैन। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? ही वॉज बॉर्न इन बडनगर उज्जैन इन द ईयर 1915। इंस्पायर्ड बाय पेट्रियोटिज्म। और कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी इन्होंने? एक लिखी थी दूर हटो ए दुनिया वालों, ये हिंदुस्तान हमारा है, और ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। ये मोस्ट फेमस सॉन्ग है। ये किसने लिखा था? ये कवि प्रदीप की रचना है। कौन कौन सी? दूर हटो ये दुनिया वालों, ये हिंदुस्तान हमारा है, और ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आंख में भर लो पानी। ये दोनों रचनाएं किसकी हैं? कवि प्रदीप की। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म हुआ था बडनगर उज्जैन। ही वॉज बॉर्न इन बडनगर उज्जैन। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है गिरिजा कुमार माथुर। कौन है? गिरिजा कुमार माथुर। तो गिरिजा कुमार माथुर का जन्म कहाँ पर हुआ? 1919 अशोकनगर। गिरिजा कुमार माथुर इनका जन्म कहाँ पर हुआ? इनका जन्म हुआ था 1919 अशोकनगर में। और इन्हें इनकी रचना, कौन सी रचना? हम होंगे कामयाब, है ना, ये सॉन्ग है ना, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो हम होंगे कामयाब ये गिरिजा कुमार माथुर की ही रचना है, जिनका जन्म 1919 में मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में हुआ था। तो इन्हें इनकी इस रचना के लिए 1931 में किस सम्मान से सम्मानित किया गया? साहित्य अकेडमी से। किस सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया? साहित्य अकेडमी। कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया? साहित्य अकेडमी से। कौन सी रचना के लिए सम्मानित किया गया? हम होंगे कामयाब। हम होंगे कामयाब। फिर 1993 में इन्हें व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। कौन से सम्मान से? व्यास सम्मान। इसके अलावा इनकी रचना है नाश और निर्माण, मंदिर और मंजिर। कौन कौन सी रचनाएं हैं? नाश और निर्माण, मंदिर और मंजिर। ये किसके इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं? गिरिजा कुमार माथुर की। साहित्य अकेडमी किस रचना के लिए मिला?
हम होंगे कामयाब। उसके बाद नेक्स्ट है चंद्रकांत देवतले। कौन है इंपॉर्टेंट? चंद्रकांत देवतले। चंद्रकांत देवतले की इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं पत्थर की बेंच, दीवारों पर खून से, हड्डियों में छिपा ज्वर, उजड़ में संग्रहालय, लकड़बग्गा हंस रहा है। कौन कौन सी रचनाएं हैं इनकी? पत्थर की बेंच, दीवारों पर खून से, हड्डियों में छिपा ज्वर, लकड़बग्गा हंस रहा है, और फिर कौन सी है? उजड़ में संग्रहालय। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बाल कवि बैरागी। जब हम मेंस पढ़ते हैं तो उसमें हम 4 मतलब मध्य प्रदेश की लैंग्वेज या मध्य प्रदेश की बोलियां पढ़ते हैं। उसमें जब हम मालवी बोली पढ़ते हैं तो मालवी बोली के एक इम्पॉर्टेंट साहित्यकार के बारे में पढ़ते हैं। कौन? बाल कवि बैरागी, है ना। बाल कवि बैरागी के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? बाल कवि बैरागी। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1931 के आसपास रामपुर मंदसौर में। इनके होम टाउन रामपुर मंदसौर में इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? रामपुर मंदसौर। फिर मनसा, MANSA, मनसा, ये मनसा इनका होम टाउन था जहाँ पर इनकी डेथ हो गई थी, है ना। मनसा में क्या हो गई थी? इनकी डेथ। और इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था रामपुर मंदसौर। और हम इनको कहाँ पर पढ़ते हैं? इम्पोर्टेंट मालवी साहित्यकारों में। अब इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो भावी रक्षक देश के, 2 टूक, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, सारा देश हमारा, चांद में धब्बा। कौन कौन सी हैं? भावी रक्षक देश के, 2 टूक, अपनी गांठ नहीं बेचूंगा, सारा देश हमारा, और चांद में धब्बा। इसके अलावा इनकी एक इम्पॉर्टेंट किताब कौन सी है? दिवस पर द्वीप, ये इनकी एक और इम्पॉर्टेंट रचना है। कौन सी? दिवस पर द्वीप। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट साहित्यकार हैं श्री कृष्ण सरल। इनका जन्म कहाँ पर हुआ? इनका जन्म भी 1919 में मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में हुआ था। कहाँ पर? 1919 में मध्य प्रदेश के अशोकनगर में। और इनके इम्पोर्टेंट रचनाएं कौन सी हैं? क्रांतिकारी कोश, महाबली, इतिहास और जय हिंद। कौन कौन सी रचनाएं हैं इनकी इम्पोर्टेंट? क्रांतिकारी कोश, महाबली, इतिहास और जय हिंद। क्रांतिकारी कोश, महाबली, इतिहास और जय हिंद, ये किसके इम्पोर्टेंट रचना है? ये है इम्पोर्टेंट रचना है श्री कृष्ण सरल। नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट अटल बिहारी वाजपेयी, हु वॉज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और अपने फर्स्ट टेन्योर में ही वॉज द प्राइम मिनिस्टर फॉर शॉर्टेस्ट टेन्योर। कितने दिनों के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे? 13 दिनों के लिए। 13 दिनों के लिए प्राइम मिनिस्टर बने थे। इनका शॉर्टेस्ट टेन्योर था। क्या था? शॉर्टेस्ट टेन्योर। कब? 1996 में। उसके बाद फुल टाइम प्राइम मिनिस्टर कब बने? 1998 से लेकर 2004 तक। कब से कब तक? 1998 से लेकर 2004 तक। तो इनकी भी कुछ इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, जैसे कि अमर बलिदान। कौन सी? अमर बलिदान। अमर आग है, संसद में 3 तलाक, राजनीति की रापतीली राहें, मेरी 51 कविताएं, मृत्यु और हत्या, राग राग हिंदू मेरा परिचय। इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं कौन कौन सी हैं? अमर बलिदान, अमर आग है, संसद में 3 तलाक, राजनीति की रापतीली राहें, मृत्यु और हत्या, और राग राग हिंदू मेरा परिचय। ये किसके इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं? श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था और इनका देहांत 16 अगस्त कब हुआ था? 16 अगस्त 2000
16। इनका देहांत कब हुआ था? 16 अगस्त 2018 में हुआ था। कब हुआ था? 16 अगस्त 2018। और इनका जन्म कब हुआ था? 25 दिसंबर 1924। और इस साल मध्य प्रदेश सरकार ने अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी जयंती मनाई है? 100वीं जयंती, 100th एनिवर्सरी। और इस 100th एनिवर्सरी पर क्या किया गया है? केन बेतवा लिंक परियोजना। कौन सी परियोजना? सबसे बड़ी रिवर लिंकिंग परियोजना, केन बेतवा रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के अंदर दौधन डैम है ना, दौधन डैम की क्या रखी है? नींव रखी है। किसने? हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, है ना। भारत सरकार ने इस साल इनकी 100वीं जन्म तिथि बनाई और इसमें केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है उसका शुभारंभ किया और दौधन डैम की नींव रखी। दौधन डैम की नींव रखी। केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट एक नदी जोड़ो परियोजना है जिसमें केन नदी का पानी बेतवा नदी में भेजा जाएगा और बुंदेलखंड, एमपी और यूपी के क्षेत्र जो हैं सूखेग्रस्त है ना, जो सूखेग्रस्त एरिया हैं उन्हें पानी पहुंचाया जाएगा जिससे वहां पे इरिगेशन अच्छी तरीके से हो सके। और इनके जन्म दिवस 25 दिसंबर को किस रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? 25 दिसंबर ऑल्सो सेलिब्रेटेड एज गुड गवर्नेंस डे। गुड गवर्नेंस डे के रूप में भी इसे सेलिब्रेट किया जाता है। किस रूप में सेलिब्रेट किया जाता है? गुड गवर्नेंस डे। उसके बाद इन्हें कौन कौन से इंपॉर्टेंट अवार्ड मिले? 1992 में पद्म विभूषण और 2005 में भारत रत्न से इन्हें क्या किया गया? सम्मानित किया गया। तो कौन कौन से दो प्रमुख पुरस्कार मिले इन्हें? एक तो 1992 में पद्म विभूषण है ना, पद्म विभूषण 1992 में, और 2005 में इन्हें भारत सरकार का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कब? 2005 में। और भारत सरकार के दूसरे सर्वोच्च सम्मान से कब सम्मानित किया गया? 1992 में, जो कि कौन सा है? पद्म विभूषण। देन उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कौन है? माधवराव सापरे। माधवराव सापरे कौन है? माधवराव सापरे, इनका जन्म 1971 में दमोह के पथरिया विलेज में हुआ। कहाँ पर हुआ इनका जन्म? तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ? दमोह के पथरिया विलेज, दमोह के पथरिया गांव में किनका जन्म हुआ? माधवराव सापरे। उसके बाद ये लोकमान्य तिलक केसरी मैगजीन के पब्लिशर थे। किसको क्या पब्लिश करते थे? किसका संपादन करते थे? लोकमान्य तिलक केसरी मैगजीन। कौन सी मैगजीन के पब्लिश करते थे? कौन सी मैगजीन के संपादक थे ये? तो लोकमान्य तिलक केसरी मैगजीन। और इनकी एक स्टोरी है, कौन सी? एक टोकरी भर मिट्टी। एक टोकरी भर मिट्टी, जो कि मध्य प्रदेश की पहली हिंदी कहानी मानी जाती है। कंसीडर्ड एज द फर्स्ट स्टोरी ऑफ हिंदी इन मध्य प्रदेश। कंसीडर्ड एज द फर्स्ट स्टोरी ऑफ हिंदी इन मध्य प्रदेश। तो माधवराव सापरे इन्होंने किसकी रचना की थी? एक टोकरी भर मिट्टी। और एक टोकरी भर मिट्टी को क्या माना जाता है? एक टोकरी भर मिट्टी को मध्य प्रदेश की पहली हिंदी स्टोरी मानी जाती है। उसके अलावा क्या क्या रचना की थी इन्होंने? महाभारत मीमांसा और हिंदी दशबोध। महाभारत मीमांसा और हिंदी दशबोध। महाभारत मीमांसा और हिंदी दशबोध।
तो माधवराव सापरे का जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म 1971 में दमोह के पथरिया विलेज में हुआ था और इन्होंने एक टोकरी भर मिट्टी की रचना की थी जो कि मध्य प्रदेश की पहली हिंदी स्टोरी मानी जाती है। इसके अलावा ये लोकमान्य तिलक केसरी मैगजीन के संपादक थे, उसको पब्लिश करते थे। और क्या करते थे? इनकी अदर रचनाएं कौन कौन सी हैं? महाभारत मीमांसा और हिंदी दशबोध। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है अमृतलाल बेगड़। अमृतलाल बेगड़ तो अमृतलाल बेगड़, इनका जन्म कब हुआ था? 1928 और इनका देहांत कब हुआ? 2016। ये 2 लैंग्वेजेस में लिखते थे। कौन सी 2 लैंग्वेज में लिखते थे? तो हिंदी के अलावा ये गुजराती लैंग्वेज में भी लिखते थे। हिंदी के अलावा गुजराती लैंग्वेज के भी विख्यात कवि थे। कौन? अमृतलाल बेगड़। हिंदी के अलावा किस लैंग्वेज में लिखते थे? गुजराती लैंग्वेज में। हिंदी के अलावा गुजराती के भी कौन थे? प्रसिद्ध लेखक थे। इन्हें 2004 का साहित्य अकेडमी से सम्मानित किया गया। 2004 में इन्हें किससे सम्मानित किया गया? साहित्य अकेडमी। 2004 में साहित्य अकेडमी से सम्मानित किया गया। और इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं कौन कौन सी हैं? तिरे तिरे नर्मदा, अमृतस्य नर्मदा, नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो और सौंदर्य की देवी नर्मदा। मतलब इनकी ये 4 रचनाएं हैं और इनकी चारों रचनाएं किससे संबंधित हैं? नर्मदा से। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश का नर्मदा पुरुष। मध्य प्रदेश का नर्मदा पुरुष। तो मध्य प्रदेश का नर्मदा पुरुष किसे कहा जाता है? श्री अमृतलाल बेगड़ जी को। क्यों कहा जाता है? क्योंकि उन्होंने नर्मदा नदी से संबंधित जो है तो कई सारे आंदोलनों में भी इन्होंने क्या किया था? अपना सक्रिय योगदान दिया था, हिस्सा लिया था। साथ ही साथ इनकी रचनाएं जो हैं वो नर्मदा नदी के सौंदर्य का वर्णन करती हैं, जिसमें कौन कौन सी रचनाएं हैं? तिरे तिरे नर्मदा, अमृतस्य नर्मदा, नर्मदा तुम कितनी सुंदर हो और सौंदर्य की देवी नर्मदा। और इन्हें क्या कहा जाता है? मध्य प्रदेश का नर्मदा पुरुष। तो इन्हें हम कहते हैं क्या? मध्य प्रदेश का नर्मदा पुरुष। मध्य प्रदेश का क्या कहते हैं? इन्हें नर्मदा पुरुष कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे आधुनिक साहित्यकार आज यहाँ पर पूरे हुए। एंशिएंट और मिडाइवल लिटरेरियस हमने ऑलरेडी कल की क्लास में डिस्कस कर लिया था, उनके बारे में हमने ब्रीफ जो नॉलेज है वो आज भी देख लिया। आज हमने कई सारे इंपॉर्टेंट क्या पढ़े? मॉडर्न लिटरेरियस, जिसे हमने किससे शुरू किया? माखनलाल चतुर्वेदी से। तो जो भी ऑथर हैं या जो भी कवि हैं या लेखक हैं, तो जिन्हें जिस सम्मान से उनकी जिस रचना के लिए क्या किया गया? अवॉर्डेड दिया गया या अवार्ड दिया गया, तो वो चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए। साथ ही साथ किसी से संबंधित कोई समारोह कहीं कहीं पे होता है, जैसे सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह कहाँ पे होता है या मुक्तिबोध समारोह कहाँ पे होता है, तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। अब हम कुछ फोक लिटरेरियस देखते हैं, है ना, लोक साहित्यकार, फोक लिटरेचर देखते हैं कुछ मध्य प्रदेश का। इसमें हम 3 इंपॉर्टेंट कवियों की रचनाएं देखेंगे। कौन कौन से हैं 3 इंपॉर्टेंट कवि? तो 3 इंपॉर्टेंट कवि हैं इसमें। सर्वप्रथम कौन है? संत सिंघा जी, उसके बाद फिर जगनेक, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कौन से हैं? ईशूरी। तो इनकी रचनाएं देखते हैं। अब इनकी रचनाएं शुरू करने से पहले मैं आपको एक कवि के बारे में बताना चाहूंगी, राजशेखर। राजशेखर राजशेखर कवि किसके दरबार में थे? तो गुर्जर प्रतिहार शासक, गुर्जर प्रतिहार शासक, गुर्जर प्रतिहार शासक। क्या था शासक का नाम? तो गुर्जर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में थे। किसके कोर्ट पोइट थे? गुर्जर प्रतिहार किंग महेंद्र पाल। तो हम इन्हें फिर मध्य प्रदेश के पर्सपेक्टिव में क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इनकी बुक्स की जानकारी
हमें कहाँ से, मतलब इनकी एक बुक है विद्यसाल भंजिका, जिसमें इन्होंने कलचुरी रूलर युवराज देव वन को क्या बोला है, उज्जैनी भुजंग, क्या बोला है, उज्जैनी भुजंग। तो राजशेखर की कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं देखते हैं जैसे हम, तो कौन कौन सी हैं। काव्य मीमांसा, फिर है कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी और विद्यसाल भंजिका। काव्य मीमांसा, कर्पूर मंजरी और विद्यसाल भंजिका, ये किसके इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, राजशेखर, है ना, राजशेखर की ये इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट फोक लिटरेरियर्स, मतलब मध्य प्रदेश के प्रमुख लोक साहित्यकार। तो लोक साहित्यकार में मैंने किसका किसका इंपॉर्टेंट नाम बताया था, तो एक तो मैंने बताया था सूरी, फिर जगनेक और संत सिंगा जी। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं संत सिंगा जी के बारे में। संत सिंगा जी का मेला कहाँ पर लगता है, वेयर इज संत सिंगा जी फेयर ऑर्गेनाइज। तो संत सिंगा जी का जो मेला है वो खंडवा में लगता है, कहाँ पर लगता है, खंडवा। संत सिंगा जी का मेला कहाँ पर लगता है, खंडवा में। उसके बाद जो संत सिंघा जी हैं वो कौन है, वो मध्य प्रदेश के एक इम्पोर्टेंट फोक लिटरेरियर, फोक लिटरेरियर मतलब इम्पोर्टेंट लोक साहित्यकार है मध्य प्रदेश के, लोक साहित्यकार, लोक साहित्यकार है मध्य प्रदेश के। इनका जन्म हुआ था अराउंड 1517, कब हुआ था, 1517 में। तो ये किसके समकालीन हुए, कॉन्टेम्प्ररी, he was contemporary to कबीर, he was contemporary to कबीर, मतलब जो संत सिंगा जी थे वो किसके समकालीन थे, वो कबीर के समकालीन थे, और उनकी रचनाएं भी उनसे ही प्रभावित थी। कौन कौन सी रचनाएं थी इनकी, तो साखी, भजन, फिर आत्मअध्ययन, बारहमासी, फिर 15 तिथि और देश की वाणी। कौन सी, देश की वाणी। ये किसकी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं संत सिंगा जी की। संत सिंगा जी की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं, तो ये मध्य प्रदेश के इंपॉर्टेंट लोक साहित्यकार हैं जो कि कबीर के समकालीन रह चुके हैं। इनका जन्म 1517 के अराउंड होता है। मध्य प्रदेश में संत सिंगा जी का मेला कहाँ पर लगाया जाता है, खंडवा जिले में। और इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं कौन कौन सी हैं, साखी, भजन, आत्मअध्ययन, बारहमासी, 15 तिथि और देश की वाणी। फिर से आप नोट कर लीजिए। ये हमने किनके बारे में देखा, संत सिंघा जी। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट लोक साहित्यकार कौन से हैं, जगनिक। जगनिक जो है वो किसके दरबारी कवि थे या किसके दरबार में थे, तो ये थे कोर्ट पोइट। किसके कोर्ट पोइट, तो जगनिक वॉज दी कोर्ट पोइट ऑफ चंदेला रूलर। किस डायनेस्टी के रूलर थे, चंदेला रूलर। कौन थे चंदेला रूलर, राजा परमादिदेव, या फिर हम इन्हें क्या बोलते हैं, राजा परिमल देव, राजा
परिमल देव। तो किस शासक के दरबार में ये थे? तो जगनिक जो है वो कोर्ट पोइट थे, है ना। किसके दरबारी कवि थे? ही वॉज द कोर्ट पोइट ऑफ परमार्दी देव और परिमल देव चंदेला रूलर। और इनकी दो प्रमुख रचनाएं हैं। कौन सी दो प्रमुख रचनाएं हैं? परिमल राजसो, परिमल रासो और आल्हा खंड, परिमल रासो और आल्हा खंड। परिमल रासो है और आल्हा खंड। तो परिमल रासो मतलब ये किससे संबंधित होगी? राजा परमार्दी देव से। परिमल रासो जो है वो किससे संबंधित होगी? परिमल रासो संबंधित है परमार्दी देव से, है ना, क्योंकि ये किसके दरबार में थे? तो सर्वप्रथम हमने क्या देखा? हमने देखा सबसे पहले जगनिक के बारे में, है ना। जगनिक के बारे में हमने क्या देखा? जगनिक के बारे में हमने देखा कि ये कोर्ट पोइट थे। किसके दरबारी कवि थे? चंदेला रूलर परमार्दी देव, जिन्हें हम परिमल देव भी कहते हैं। परिमल देव के दरबार में कौन थे? आल्हा और उदल, उनके दो सेनापति हुआ करते थे। कौन? आल्हा और उदल, उनके दो सेनापति होते थे। और उन्होंने परिमल रासो और आल्हा खंड इसकी रचना की थी। और आल्हा खंड को क्या कहा जाता है? आल्हा खंड को कहा जाता है बिगेस्ट फोक टेल, बिगेस्ट फोक टेल ऑफ वर्ल्ड। क्या कहा जाता है इन्हें? इन्हें कहा जाता है या इसे कहा जाता है आल्हा खंड को कि आल्हा खंड इज द बिगेस्ट फोक टेल ऑफ द वर्ल्ड। आल्हा खंड इज द बिगेस्ट फोक टेल ऑफ द वर्ल्ड। आल्हा और उदल की क्या कहानियां हम पढ़ते हैं? उनके शौर्य की गाथाएं। एक हम बुंदेलखंड में एक आल्हा गायन होता है जो कि अलग अलग शुभ अवसरों पर या अलग अलग त्योहारों पर रात के समय लोगों के द्वारा गाया जाता है, जिसमें वो आल्हा और उदल की शौर्य गाथाएं, हीरोइक सागा जो है वो गाते हैं। तो ये हुए जगनिक। इनका जन्म कब हुआ था? अराउंड 1231, 1231 में। तो हमें ये डिफरेंस याद रखना है। परिमल रासो, परिमल रासो की रचना की थी परिमल देव के लिए जगनिक ने। और एक आप पढ़ते हैं पृथ्वी रासो। तो पृथ्वी रासो एंड परिमल रासो इज डिफरेंट। पृथ्वी रासो की रचना किसने की थी? चंदबर दाई। पृथ्वी रासो की रचना किसने की थी? चंदबर दाई ने। और परिमल रासो की रचना किसने की थी? जगनिक ने। अब लास्ट इंपॉर्टेंट हमारे साहित्यकार हम देखते हैं कौन? इसूरी। फिर उसके बाद हमारा मध्य प्रदेश के साहित्यकारों वाला टॉपिक समाप्त हो जाएगा और हम अपनी नेक्स्ट क्लास में एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश की शिल्पकला से, है ना। मतलब मध्य प्रदेश के स्कल्पचर आर्ट ऑफ मध्य प्रदेश। स्कल्पचर आर्ट एंड पेंटिंग्स बोथ आर डिफरेंट, है ना। हम फोक पेंटिंग्स पढ़ चुके हैं लेकिन मध्य प्रदेश का स्कल्पचर आर्ट अलग है, तो वो देखेंगे। देन वी विल मूव टुवर्ड्स फेयर्स एंड फेस्टिवल्स ऑफ मध्य प्रदेश। तो अब कौन है? इसूरी, हु इज नोन एज जयदेव ऑफ बुंदेलखंड। बुंदेलखंड का जयदेव किसे कहा जाता है? इसूरी को। तो इसूरी इज नोन एज जयदेव ऑफ बुंदेलखंड। इसूरी को क्या कहा जाता है? जयदेव ऑफ बुंदेलखंड। इसूरी इज नोन एज जयदेव ऑफ बुंदेलखंड। अब इसूरी की इंपॉर्टेंट रचनाएं कौन सी हैं? तो एक है इसूरी फाग, फिर है इसूरी सतसई, देन है इसूरी प्रकाश। अब इनकी सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन या इनकी प्रेरणा स्रोत कौन रही हैं? इनकी जो प्रेरणा स्रोत हैं वो कौन रही हैं? तो इनकी प्रेरणा स्रोत थी इनकी प्रेमिका। कौन?
इनकी प्रेमिका, और इनकी प्रेमिका का नाम क्या था? इनकी प्रेमिका का नाम था रजेऊ। इनकी प्रेमिका थी रजेऊ, जो कि इनके लिए प्रेरणा स्रोत थी, है ना, या इनकी प्रेमिका थी रजेऊ जो कि इनके लिए क्या थी? सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। कौन थी? सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। तो हमने कौन कौन से लोक साहित्यकारों के बारे में देखा? सबसे पहले हमने देखा था संत सिंगा जी के बारे में। तो संत सिंगा जी का जन्म कहाँ पे हुआ? पिपलिया गांव, खंडवा। खंडवा में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद इनकी किसके समकालीन थे? ये कबीर के समकालीन थे। 15वीं शताब्दी में कबीर के समकालीन थे। 1517 अराउंड इनका जन्म हुआ था। इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं थी साखी, भजन, आत्माध्ययन, बारहमासी, 15 तिथि और देश की वाणी। उसके बाद हमने देखा जगनेक। तो जगनेक जो थे वो चंदेला रूलर परिमल देव या चंदेला किंग परमार्दी देव के दरबारी कौन थे? कवि, जिन्होंने परिमल रासो और आल्हाखंड की रचना की थी। उसके बाद हमने लास्ट देखा इसूरी। इसूरी को जयदेव ऑफ बुंदेलखंड भी कहा जाता है। और इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी हैं? इसूरी फाग, इसूरी सतसई और इसूरी प्रकाश। और सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन या प्रेरणा स्रोत कौन रही हैं? इनकी प्रेमिका रजेऊ, है ना। सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कौन रही हैं? इनकी प्रेमिका रजेऊ। तो आज के इस लेक्चर में हमने मॉडर्न लिटरेचर्स ऑफ मध्य प्रदेश कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट डे से हम स्टार्ट करेंगे मध्य प्रदेश की शिल्पकला। आज के लिए आप सभी का धन्यवाद।